राहुल वर्मा ना, ये सर, हसनपुर उत्तर प्रदेश से। हसनपुर। हसनपुर के पास आपने बताया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, अमरोहा। गजरौला इंडस्ट्रियल एरिया है, वो थोड़ी सी दूर है। अच्छा। और मेरी शॉप भी वहीं है गजरौला के पास, एक गांव है सिहाली, वहाँ नर्सरी का काम होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। अच्छा। हाँ। मतलब पूरे प्रदेश में पूरे नाम होगा प्रदेश इस में, चीज़। बिल्कुल। आप गूगल पे भी आपको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ ये काम होता है, मतलब पूरी आसपास के गांव में भी लोग यही काम करते हैं। स्पेसिफिकली वो एरिया इस चीज़ के लिए फेमस है, Famous। इस तरह के काम के। तो उस तरह के गांव में जब हाँ। आप खुद एक ज्वेलरी बिजनेस चलाते हैं हम्म। और आपके आसपास नर्सरी का बिजनेस चलते हैं बहुत सारे, हाँ। उसमें ट्रेडर का कॉन्सेप्ट कैसे बन गया? एक्चुअली ट्रेडिंग की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई। ट्रेडिंग की शुरुआत हुई 13 की, एग्जैक्ट नहीं याद। तो वो ट्रेडिंग करते थे करेंसीज में। अच्छा, फॉरेक्स। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते थे। और एक ब्रोकर था केनेट प्राइवेट लिमिटेड, केनेट। अब तो वो बंद हो गया, ब्रोकर भी बंद हो गया है वो। तो उसमें वो काम करते थे। मैं सिर्फ उनके पास जाता था, मुझे थोड़ी किसी भी पर्पज़ से मैं उनके पास जाता था, मैं उनको देखता था, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उनका भी सही बात यह है कि कोई लॉजिक नहीं था ट्रेड करने का, वो भी बस कुछ भी कर लिया, टाइम पास कर रहे थे वो। हाँ, मतलब वो भी फुल टाइम नहीं कर रहे होंगे, वो भी फुल टाइम नहीं कर रहे साइड थे, बाय साइड कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो MTM होता है ना, वो हमारे जब दिखता है तो मन में आता है कि यार हम भी कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस से डर शुरुआत में नहीं लगता, लेकिन ये लगता है कि मैं भी करके देखता हूँ। वो बस शुरुआत हुई, कुछ भी नहीं, शायद हमने कुछ महीने किया होगा, और वो धीरे धीरे करके अमाउंट बड़ी होती चली गई। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ यूरो को शॉर्ट कर रहे थे, बस यूरो बढ़ रहा था। और ये क्यों और कर हम रहे उसका थे? कोई लॉजिक नहीं था, बस कि कब तक बढ़ेगा, डाउन आएगा। और ऑलमोस्ट 72 रुपये का यूरो 84 के आसपास पहुंच गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 84 के आसपास। हम जब तक शॉर्ट कर रहे थे, रोज क्वांटिटीज ऐड हो रही थी, मार्जिन बढ़ रहा था, हम रोज बैंक में 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे थे। वाओ। और ये पैसा इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ की रहा? सेविंग थी। मतलब जो मैं 2008 से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास कोई पुराना वो नहीं था, लेकिन कैसा बिजनेस? ज्वेलरी का बिजनेस करते अच्छा, थे। हाँ। हमारा फैमिली बिजनेस थे, वो पापा करते थे। पापा की डेथ के बाद में मैं वो बिजनेस करने लगा। मेरे पास जितनी भी सेविंग वगैरह थी वो मैं लगाने लगा। ये बिजनेस में आप कब से, कौन सी एज से हो? 16 साल। 16 साल की एज में आप ये बिजनेस में चले गए? एक्चुअली आपको समझ थी इन चीज़ों की? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पापा मुझसे थोड़ा बहुत शेयर करते थे, और जो अपने बिजनेस से रिलेटेड, मतलब जो शॉप से अलग जो भी काम होते थे वो मुझसे शेयर करते थे, मुझसे करवाते थे। तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन मैं प्रॉपर कभी बिजनेस मैंने संभाला नहीं था। अब पापा की अचानक से डेथ हुई, मैं +2 के एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम के दिन ही, मतलब सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, उसी दिन पापा की डेथ हुई थी। और फिर मैं जब से ही कुछ महीने के बाद में अपना बिजनेस संभालने लगा था। एक्चुअली मेरे चाचा हैं जिन्होंने मेरा ज़िंदगी भर साथ दिया है। हाँ, वाओ। हाँ, तो उन्होंने मुझे सिखाया, जो भी मैं उनसे सीख सकता था मैंने उनसे सीखा। और फिर जब से मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ प्रॉपर, जो भी कुछ था, एग्जैक्टली सेविंग भी नहीं कह सकते, एसेट कह लो, जो भी था, तो वो धीरे धीरे करके मार्केट में लग गया। इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो रोज? एक्चुअली लॉस जो हो चुका था उसको रिकवर करने के लिए और पैसे डाल रहे थे, और वो लॉस बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया लास्ट में कि अब हमारे पास पैसे नहीं थे, और अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए। सोच लिया कि यार अब नहीं डालेंगे, बहुत हो गया। तो लास्ट में मार्जिन कॉल आई और ब्रोकर ने हमारी सारी पोजीशन कट कर दी। शायद 1.5 लाख रुपया मेरे पास रिटर्न आया टोटल में से। कितने टोटल में? एग्जैक्टली नहीं यार, 12 लाख रुपए के आसपास का लॉस हुआ। वो 2012-13 में 12 लाख रुपए डाला, उसमें से 1.5 लाख रुपए रिकवर बचा। जब सब कुछ पोजीशन कट गई तो 1.5 लाख रुपए के करीब मेरे पास रिटर्न आया। किसी को पता था? किसी को ये पता था कि आपके पास 12 लाख रुपए सेविंग में पड़ा है? नहीं, किसी को ये भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था? ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। घर पे मम्मा या बहन, मम्मी को भी ये नहीं पता, मैं काम से है, पैसे रहते हैं, कभी किसी को पेमेंट करनी, कभी उनको नहीं पता कि मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिर ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनको नहीं पता। अभी आपने बताया कि you had two sisters. 3 sisters। उनमें से किन की शादी हो गई थी उस टाइम? एक की शादी तो पापा ने कर दी थी, पहले ही हो गई थी। 2 सिस्टर्स की शादी होनी थी 18 अगस्त की। हाँ। मेरी शॉप थोड़ी गांव में है, मैं वहाँ से घर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे लूट लिया था कुछ लोगों ने। तो लूटना मायने नहीं रखता, जो ले गए वो ले गए, लेकिन उन्होंने मुझे शूट किया था। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, बस बाई चांस मैं यूपी
कौन से एरिया में? उस समय तो अब तो योगी सरकार है, जब मुझे याद नहीं, शायद अखिलेश की सरकार थी उस समय। तो उस समय का ये इंसिडेंट है। 2 महीने हॉस्पिटल में रहे, ऑपरेशन। शूट कहाँ पे किया उन्होंने? शूट मुझे यहाँ किया, लेकिन अच्छा। एक्चुअल में मुझे उस दिन लिफ्ट मिल गई है। मेरा पड़ोस में ही है, वो बाइक से जा रहा था कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में ही उन्होंने हमारी बाइक रोक के लूटने लगे। अब मैं लड़का नई उम्र का, मैं भिड़ गया कि एक ही जगह तो है बंदूक लिए हुए, क्या कर लेगा। लेकिन बाद में पता चली कि वो दूसरी बाइक भी हमारे पीछे आ रही थी, जो थोड़ी दूरी पर रुक गई थी। जो उनमें से एक ने फिर लास्ट में जब उसे लगा कि अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उन्होंने शूट कर दिया। उसका निशाना सही नहीं लगा, उसने जानबूझ के सही वहां नहीं लगा मारा। उसको निशाना, उसने वहां ही मारनी थी। उसका मतलब वो मेरे इस एंगल पे खड़ा था, तो उसने वो यहाँ से शूट किया, तो मेरे यहाँ बुलेट लगी और यहाँ तक आ गई थी वो। ओ आई थॉट कि सिर्फ स्वीर होके गई है। नहीं, अंदर गई है। अंदर गई थी वो, अंदर ही रह गई ओह थी शिट। वो पास नहीं हो पाई थी, वो अंदर ही रह गई थी। बस जब मुझे लग गया कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं है, तो फिर मैंने सब कुछ उनको दे दिया। मैं गिर गया था एक्चुअली, लेकिन मुझे होश था पूरा। मैं खुद से फिर मोबाइल, फ़ोन, लैपटॉप था उस समय मेरे पास, वो भी मेरा ले गए थे, सब कुछ ही ले गए थे। दुकान का सामान रहता है हमारा। वहाँ से फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कुछ दिन Oh my हॉस्पिटल God, में यार। बिताए, कुछ महीने घर पे बिताए, फिर रिटर्न हुए। वो But छोड़िए, ये आप ट्रेडिंग पे आते हैं बहुत लंबी बट ये story दूसरा है। जन्म था आपके लिए। हाँ, एक ये तरह से। बिल्कुल, ये शायद पता नहीं कैसे, बस दूसरा ही जन्म था। हो सकता है फैमिली के लिए था, या जो भी था इसीलिए था। इस चीज से बच के निकल के आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप वापस आ रहे थे, रात का समय होगा, शाम 6:30 बजे। शाम 6:30 बजे। कोई आसपास था हेल्प करने के लिए? लेके कौन गया आपको अस्पताल? नहीं, आपका वही कोई दोस्त? नहीं। वो वहाँ से, वो तो मुझे वहीं छोड़ के चले गए थे सामान लेके। मैं खुद उठ के रोड तक आया था, एक गाड़ी से मैंने लिफ्ट ली, खुद ही उठ के ऐसे ही उसको उफ़ा। पार करके। और फिर वहाँ से एक हॉस्पिटल मेरे टाउन में पड़ता है, मैं सीधा वहाँ के लिए मैंने उससे बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। रास्ते में मैं कॉल कर रहा था, मैं पहले सोचा, मैंने मम्मी का नंबर डायल करा दिया, अपनी लगी हुई बुलेट थी। लगा हुआ है। लगा हुआ था। और वहाँ से फिर मैंने कॉल की, मम्मी का नंबर मैंने डायल कराया, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया मम्मी को नहीं। फिर मैंने वो नंबर कट किया। चाचा के लड़का, कज़न ब्रदर है मेरे, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरी गोली लग गई है, मैं इस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप आ जाओ। और वो भी मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो ऐसे ही भागे हुए आ गए, उनको बाइक नहीं मिली टाइम पे, वो भागे भागे ही करीब 1 किलोमीटर होगा, वो भागते भागते, चाचा भी मेरे सब वहीं आ गए। वो वहीं एम्बुलेंस रेडी थी, वहाँ से मुझे मेरठ ले गए। वहाँ फिर रात को ऑपरेशन हुआ मेरा, 2 दिन में होश आया, और फिर कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद में तब छुट्टी मिली। मदर थी मेरे साथ एम्बुलेंस में, वो मुझसे कह रही थी, मन की कुछ नहीं होगा मुझे, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। और वास्तव में मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं लिटरली कह सकता हूँ कि मुझे वो जो बुलेट थी वो मेरी हाथ पे भी टच हुई थी हल्की, तो ये समझ लीजिए कि मेरे कहीं कोई पेन नहीं हुआ। कब? उसके बाद, उस दिन के बाद, अच्छा। ऑपरेशन के बाद सब कुछ, मेरा ध्यान फोकस अपने काम पे ही था कि बस अपना काम करते रहो। एक चीज़ मैंने उस समय से फादर की डेथ के बाद एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में रिश्तेदार तो काम आते ही आते हैं। मैं आराम भी कर रहा हूँ, अगर बिस्तर में भी हूँ तो भी मैं यूट्यूब देख लेता हूँ। घर पे पढ़ाने आते हैं कुछ ना कुछ, बड़े यूट्यूबर घर पे बेड पे पढ़ाने आते हैं कि बताओ, बता रहे हैं आपको। तो ओके, वो बहुत कंफर्टेबल रहा और बहुत, उसने बहुत कुछ सिखाया। नहीं पहले मैं वापस जाऊंगा अभी ऑफिस। 7.5 लाख का लॉस हो चुका है आपको, 12 लाख डाले थे, 1.5 वापस बचा है ना। तो अब उस 22-23 साल के लड़के का माइंडसेट क्या था कि भैया बिजनेस कर लो जो कर रहे। अब मार्केट से एग्जिट, करेंसी मार्केट से एग्जिट। हाँ। और शायद कुछ 1-2 साल बाद वो ब्रोकर ही बंद हो गया, उसके कुछ फ्रॉड वगैरह निकले थे, तो वो ब्रोकर ही बंद हो गया, तो हमारा डीमेट अकाउंट ही बंद हो गया, वो जो केनेट फाइनेंस में खोला था। अब उसके बाद करीब शायद 3 साल बाद उन्हीं भैया के साथ, जो मेरे कजन ब्रदर है, उन्हीं के साथ बैठ के शेयर खान में डीमेट अकाउंट खोला। और वो इतनी मोटी किताब लेके आते हैं। 3 साल नहीं, ये 3 साल के गैप आ गया। हाँ, तो 3 साल में कुछ नहीं किया आपने? 3 साल में मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ बिजनेस पे ध्यान सेविंग बनाई कि कुछ करें तो कुछ तो हो अपने पास। फिर वापस क्यों आए लेके? बस इंटरेस्ट था इसमें। वो तो खत्म हो गया था थोड़े दिनों के लिए। वो खत्म हो गया था, लेकिन एक लॉस को रिकवर करने का भी एक
रिवेंज लॉस को रिकवर करना रिवेंज है या ईगो थी? उस समय तो सिर्फ यही था कि ईगो थी मन में कि यार मेरा पैसा लेके गया है, हाँ, वापस तो लेके आऊंगा। वही एक ही बात है, रिवेंज है या नहीं, एक नहीं है। वही रिवेंज में तो आपके साथ बुरा हुआ होता है तो आप कहते हैं कि मैं बदला लूंगा। हाँ, बदला- ईगो में तो आगे तूने मेरा पैसा कैसे ले लिया, मैं दिखाऊंगा तेरे को, मेरे को जानता नहीं है तू। बिल्कुल इसी तरह से बस मार्केट में थोड़ा बहुत देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। 2015 के आसपास शेयर खान में वापस अकाउंट खोला, उसमें तब भी अकल नहीं थी। 2015 से लेके आप यकीन मानना, मैंने 2016 में एक लोन लिया था 1,65,000 रुपये का। मेरे पास उस समय कैश नहीं था, थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी, तो 1,65,000 रुपये का एक लोन लिया और उससे मैंने पीएनबी के शेयर खरीदे। आप यकीन करेंगे किस प्राइस पे खरीदे वो? मुझे तो पहले ये जानना है कि भाई क्यों लोन लिया, बस क्यों खरीदे? एक्चुअली पीएनबी का शेयर फोमो ट्रेड में लिया वो। हाँ। पीएनबी उस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं शायद सस्ते। गलत हो जाऊं कि 2015 की बात है या 16 की बात है। मतलब पीएनबी उस समय 200 रुपये टच करके वापस आया था। एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद है 140 रुपये के आसपास आ गया था। तो मुझे बस ये था कि यार ये वापस 200 हो जाएगा, सस्ते और में, तो अपने सस्ते का अच्छे भाव पैसे सस्ते में। बन जाएंगे। 140 पे उसको एंट्री की। अब वो तो कभी 140 छोड़िए 150 नहीं गया, 140 से 120, 110, 100, 90, Shit. 80, 1.5 साल में मतलब वो लोन मेरा खत्म नहीं हुआ, वो शेयर 57 रुपए का रह गया। कितने का लिया था? 140 का। वो शेयर 57 रुपए का रह गया। लेकिन तब तक फिर जियो आ चुका था, तो फिर हमने सीखना स्टार्ट कर दिया था कि क्या करना है मार्केट में। फिर जब थोड़ी सी अकल आई तो लगा कि हाँ इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं देगा, इसको बेचने में फायदा है। और मैंने उसको उसी समय कुछ ही दिन में 57 या 60 रुपए के आसपास ही, और एक्चुअली 67 रुपए के आसपास बेच दिया। अभी 2019 के आसपास आ चुका था। 2019 तक मेरे पास 6-6.5 लाख के शेयर थे। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे शेयर थे। मतलब ऐसे मानिए कि 50-60% मेरे शेयर अच्छे थे, लेकिन 40% शेयर जो थे वो ऐसे ही थे, पता नहीं कुछ था क्यों भी लिए। ले लिया नहीं पता। फिर उसके बाद में 2020 में जब कोविड का टाइम शुरू हुआ, मार्केट गिरने लगी, मुझे थोड़ा एक फीलिंग आई कि यार मार्केट क्रैश हो सकती है यहाँ से। तो वो 6-6.5 लाख का पोर्टफोलियो मैंने ऑलमोस्ट 60% खाली कर दिया। ओके। जितने भी शेयर्स मेरे पास प्रॉफिट में थे वो सब बेच दिए, लेकिन लॉस वाले नहीं बेचे। अच्छा, जितने भी प्रॉफिटेबल थे सब बेच दिए। ये भी एक फीलिंग आई है, कुछ बस पता एक नहीं फीलिंग आई, है। पता कुछ नहीं था, बस फीलिंग आई कि हाँ अब इसको भेज देना चाहिए, बाद में देखेंगे। कोविड चल रहा है इतनी बुरी तरह से। ये एक्चुअली शायद फरवरी की बात है, जब तक पूरी तरह से नहीं, दिसंबर की न्यूज़ थी। 29 दिसंबर या 28 दिसंबर की कोविड की चाइना से न्यूज़ थी, और ये बात फरवरी की थी। फरवरी में शायद मैंने शेयर्स अपने सेल किए थे शेयर खान में। मैंने 60% शेयर बेच दिया, मेरे पास 40% शेयर बचे। अब उसके बाद में फिर आते हैं फिर लॉकडाउन। लॉकडाउन आता है, और लॉकडाउन में हमारे पास करने को कुछ नहीं बचा, कोई काम नहीं, घर पे रहना है, क्या करें। अब इसमें इंटरेस्ट था। उस लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ सीखा। ये समझिए कि मार्केट गिर रही थी, क्योंकि मैं तो फरवरी में ही खाली कर चुका था। मार्केट गिरी थी मार्च अप्रैल में गिरी थी, और मैं फरवरी में खाली कर चुका था। मैं 1 महीने में ही काफ़ी कुछ क्या खरीदना है मुझे, कब खरीदना है, ये मैं लेवल्स देख चुका था। मैंने 8700 निफ्टी के टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 8700 पे। हालांकि उसके बाद मार्केट एक दिन गिरी थी 7600 शायद तक गई थी, और उसके बाद में वो रिकवर हो गई थी सेम डे शायद। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट 8700 पे शुरू हुई थी। अब मैंने उस समय टाइटन, रिलायंस, HDFC बैंक, बहुत अच्छे शेयर बहुत अच्छे प्राइसेस पे खरीदे थे। लेकिन 15-20 दिन या 1 महीना बीता होगा, मार्केट 10,700 के आसपास थी। कोविड चल रहा था, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा था, तो मुझे लगा यार मार्केट तो अभी फिर से गिर सकती है, क्योंकि लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो रहा है, बिजनेसेस तो सभी बंद है। तो मैंने उसको बेच दिया। लेकिन सारे की सारी होल्डिंग जो अभी फ्रेश ली थी, जो फ्रेश ली थी वो सब ऑलमोस्ट बेच दिए। समय प्रॉफिट बुकिंग कर ली उनमें, लगभग 30-40%, 50%, 60-70 तक भी मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मैंने सब बुक कर लिया। फिर से मैं कैश पे बैठा हूँ, लेकिन मार्केट तो गिर ही नहीं रही। मार्केट पर डे ऊपर ऊपर ऊपर,
अब जो मार्केट 12,400 पिछले हाई को उसने क्रॉस करने ही वाली थी, तब जाके एहसास हुआ कि यार गलती कर दी, अब ये मार्केट रुकने वाली नहीं है। अब बस फिर धीरे धीरे शेयर खरीदते गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी शेयर बढ़ गए थे, कुछ शेयर तब भी ऐसे थे जिनमें मूव नहीं आया था, लेते गए हम, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करता था। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे थे, मतलब कि रोज कुछ खरीद लिया। हाँ, जो शेयर मुझे मेरे हिसाब से प्राइसेस में सही प्राइसेस में मिला वो मैंने खरीद लिया। मैंने देखा कि इसमें डाउन ट्रेंड आया, लेकिन ये डाउन इसने बनाया, फर्स्ट कीजिए 100 रुपये का डाउन उसने बनाया, 200 रुपये से करके 100 आया, लेकिन अभी बढ़ के सिर्फ 105 110 ही है। मैंने उसको खरीदा कि हाँ अभी इसमें अब मूव नहीं आया, बाकी में आ चुका हो, क्योंकि शेयर गिरे तो बहुत बुरी तरह थे और फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो जो सिर्फ ऑब्वियसली उन्हीं में ही खरीदारी करी। और फिर इस तरह से मैंने फिर पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, थोड़े थोड़े पैसे डालता गया। अभी मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मार्केट के स्टॉक्स कैसे फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है वो निकालने नहीं आते थे, बट आप शायद तब मैं काफ़ी हद तक, क्योंकि वो लॉकडाउन का जो पीरियड था ना, वो 3 महीने 2 महीने 3 महीने मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। बट इसमें इतना थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, बट एग्जैक्टली कैसे करना है? मार्केट में तो मैं काफ़ी टाइम से था, क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था, सीखा नहीं था, एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे पीएनबी का एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या ब्रांड्स के ऊपर गए कि जो बड़े बड़े निफ्टी के जो मैं जानता हूँ, जिनको समझता हूँ, एचडीएफसी बैंक, और मैंने एक्सिस बैंक खरीदा था, यकीन मानिए 300 कुछ रुपए का खरीदा था, उसका लास्ट लो ही 300 रुपए के आसपास था, और मैंने 300 कुछ रुपए का ही वो खरीदा था, और वो मेरे पास अभी मैंने 1300 रुपए में उसकी प्रॉफिट बुकिंग करी है 2020। वाओ। तो मैं उसको खरीदता गया, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनता गया। अब फिर वहाँ से शुरुआत हुई यूट्यूब के थ्रू ही ऑप्शन ट्रेडिंग की। ये साल है, ये सेम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है 2020 में, लेकिन 2020 में मार्च क्लोज होने तक मेरी सिर्फ एक सिंगल ट्रेड थी ऑप्शंस में। लेकिन मैं पहले अभी इक्विटी का डिस्कशन खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो अभी तक होल्डिंग बना ली थी आपने, ये आप पैसा पहले थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया है, फिर री इन्वेस्ट कर दिया, कितनी की होल्डिंग पे बैठे थे आप? करीब 7-8 लाख। 7-8 लाख की। और कितने स्टॉक्स थे इसमें? एग्जैक्टली नहीं पता, 8-10 होंगे या 20-25 के आसपास। अच्छा, 20 के करीब थे। मैं एक्चुअली थोड़ा मार्केट से डरता था, तो मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी शेयर की नहीं लेता था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं करता था। मेरे पास ऐसे शेयर थे कि एक्सिस बैंक में भी मैंने पहली जो 300 कुछ रुपए की बाइंग बता रहा हूँ 20 क्वांटिटी पे की थी। मैं बहुत थोड़े थोड़े ही लगाता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरी तरह से सीख गया हूँ, तो मैं उसमें कभी भी ऑल इन नहीं जाता था, मैं थोड़े थोड़े ही खरीदता था और उसमें ट्रेड लेता था, क्योंकि मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा। 1 साल और प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं, 2 साल नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन जब कंसिस्टेंसी बन जाएगी तो क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, पैसे भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। नए लोगों को समझ में आएगा। अच्छी चीज। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, जो उनका एक पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा शेयर है और आपको उसमें कोई भी अमाउंट लगानी है, आपको 100 रुपये लगाने हैं, आप उसको 10 पार्ट में कर दो। 10 पार्ट में आपको 5 स्टेप बनाने हैं, 5 स्टेप में उसमें खरीदारी करनी है। आपका उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, आपने 100 में 10 रुपये लगाए, 95 आ गया। मानिए हर 5 रुपये पे आपको खरीदारी करनी है, तो उसका रेशियो बनेगा 1:1:2:4। ओके, मतलब 10%, फिर अगेन 20%, फिर अगेन 20%, लास्ट स्टेप 40%। अच्छा, उससे आपका एवरेज जो आएगा वो, अगर आप 100 रुपये से खरीदारी करनी शुरू करी है तो जो एवरेज आएगा वो 82-83 बैठेगा, लगभग ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर। ओके, मतलब इकट्ठा नहीं होना। हाँ, 100 रुपये का लगाना है तो 10%। अगर आपको लॉन्ग टर्म ही लगाना है और फंडामेंटल किसी अच्छे शेयर में ही लगाना है, ऐसा नहीं किसी भी शेयर में ये एवरेज राउंड करो तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जब आप रिलायंस में काम कर रहे हो और आपको पता है कि मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और मुझे उसके 100 शेयर खरीदने, 10 खरीदो 2500 पे, 10 खरीदो 2450 पे, 20 खरीदो 2400 पे, 20 और खरीदो 2350 पे, लास्ट स्टेप बचा 2300 रुपये, 40 खरीद लो 2300 पे। मतलब अपन 3-4 प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करके रखो और उसको 10-20 और लास्ट स्टेप 40% लगा दो। और अगर नहीं आया, जब तक नहीं और आया उसके बाद उसमें आपको अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। आपने जो डिसाइड कर रखा है
उसी पे रहना। और जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च करने हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे 100 क्योंकि अगर प्राइस पॉइंट टच ही नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, और ये पुट्स वाला कॉन्सेप्ट बताओ। पुट्स वाला कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से, मतलब आपको रिलायंस ही लेना है, मुझे तो 2300 रुपये पे लेना है, तो मैं 2300 की पुट बेच रहा हूँ, मैं हर मंथ बेच दूंगा लगभग। जो उसका प्राइस है वो 2300 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ना कुछ देके जा रहा है, वो इन मनी हो नहीं होगा, जिस महीने वो इन मनी होगा मैं उसकी डिलीवरी ले लूँगा। क्लियर? वो मुझे शेयर मेरे रेटों पे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो भी मुझे कुछ देके जा रहा है, मिल रहा है तो मुझे शेयर मिल रहा है, जो मुझे लेना ही है, जो मुझे लेना ही है। Correct. और मैं नेकेड कॉल भी नहीं बेचता कभी भी, जिसकी डिलीवरी ले लो उसकी कॉल बेचना शुरू कर दो ऊपर। तो इस केस में तो आप छोटे स्टॉक पे नजर जाएगी नहीं आपकी कभी। नहीं, अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अच्छे स्टॉक भी लेने हैं तो आप उसकी तो डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी, जो छोटे स्टॉक है, और उसमें आपके पास प्री डिफाइंड क्वांटिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतनी ही लेनी है, क्योंकि छोटे स्टॉक हैं, नहीं पता होता, 40% स्टॉक ऑप्शन ही नहीं है उसका, 60% भी क्रैश हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें डिलीवरी अपनी डिसाइडेड होनी चाहिए कि आपको कितनी लेनी है और किस लेवल तक लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है। अब वो गिर रहा है, गिरने दीजिए। जब अप्रोच अगर कंजर्वेटिव है तो फिर रिस्क एप्टीट्यूड भी कम होएगी उस हिसाब से। बिल्कुल। तो आपकी नज़र मिड कैप या स्मॉल कैप तो बहुत दूर की बात है, उधर जाएगी नहीं, मैं डिलीवरीज में मैं स्मॉल कैप और मिड कैप लेता हूँ। ओके। डिलीवरीज में मैं, क्योंकि एफएनओ में ऑलमोस्ट 300 स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। एक्चुअली उसमें ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। लार्ज कैप में इतने वॉलेटिलिटी नहीं होती। कोई एग्जांपल दो इसमें। जैसे डिक्सन, जैसे पिछले साल लास्ट ईयर डाउनफॉल में मैंने परसिस्टेंट में बहुत पैसे बनाए। परसिस्टेंट सिस्टम में मैंने उसको 3700 से 4700 तक, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी, कॉल्स भी, पुट्स भी, सब तरह से काम किया। थोड़ा लेट्स गो डीप इनटू इट। एक्चुअली जब ये डाउनफॉल आया था, ये तो लास्ट ईयर की ही बात है, 2022 की फरवरी मार्च में, जब आईटी सेक्टर गिरना शुरू हुआ था, तो परसिस्टेंट से मैंने करीब 4200 रुपये के बाद में मैंने उसमें बाइंग स्टार्ट की थी। मैं उसकी पुट्स बेचता था, जिस मंथ उसकी डिलीवरी आ जाती थी उससे और नीचे की पुट्स बेचता था, और जो डिलीवरी आ चुकी है उसके अगेंस्ट एक कॉल बेचता था। इस तरह से मैंने उसमें एवरेज डाउन भी किया, वो ऑलमोस्ट 3300 तक गया, लेकिन मेरा एवरेज 36 के आसपास था, और मैंने उसको 4700 तक लास्ट दिसंबर में, शायद मैंने दिसंबर या जनवरी में मैंने उसको एग्जिट किया। स्ट्रेटजी में नुकसान कब होता है? इस स्ट्रेटजी में नुकसान होता है जब शेयर्स क्रैश करता है। जब क्रैश इतना इंटेंसिव होता है कि वो जैसे अभी रिसेंटली इन्फोसिस में हुआ, एक दिन में 10%, तो अगर आपकी ओवर लेवरेज है तो आपको भारी पड़ जाएगा, आपको वो काटनी ही पड़ेगी पोजीशन, क्योंकि फिर लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप उसकी सबकी डिलीवरी ले सको। तो ओवर लेवरेज तो होना ही नहीं है, इतना ही होना है कि आप उसकी डिलीवरी आसानी से ले सको। आपकी रडार में स्टॉक आता कैसे है कि मैं एक्चुअली मैं लिस्ट बनाता हूँ, जो भी शेयर्स मुझे अच्छे रहते हैं वो मेरी वॉच लिस्ट में रहते हैं। मैं लगभग रोज ही उन सभी शेयर्स के चार्ट्स देखता हूँ। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, अच्छे कैसे लग जाते हैं? अच्छे कैसे लग जाते हैं? सबसे पहले उनके फंडामेंटल, कैश रिजर्व कितना है, कितना प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, और कैपेक्स कर रही है कंपनी, नहीं कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखनी पड़ती है, डिक्रीज तो नहीं हो रही है सबसे पहली चीज़। प्रमोटर ही अगर अपने शेयर बेच रहा है तो फिर हमें तो उससे दूर ही रहना अच्छा है। हाँ, अगर वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्यों प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हुई है। अगर उन्होंने किसी को उसमें से QIP दिया है तो उनकी डाउन हो जाएगी, वो लॉजिक है। लेकिन अगर वो शेयर्स ओपन मार्केट में ही बेच रहे हैं तो फिर हमें ही क्यों लेने हैं? जब उन्हें ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है तो फिर हम क्यों उसमें पड़े? तो इसलिए फिर मैं वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। जब मुझे वो सब क्राइटेरिया मेरे फुलफिल होते हैं तो मैं उन्हें ही अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ। अब मैं उनके प्राइसेस ट्रैक करता हूँ डेली सभी के चार्ट देखता हूँ, किसने कैसी कैंडल बनाई। अब वो अपने रेट से डिसाइड करता हूँ चार्ट्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे इसको बाई करना ठीक होगा और कहाँ से ब्रेकआउट। जैसे रिसेंटली मेरे पास 2020 का HDFC AMC है।
SGFC MC मेरे पास 3200 रुपये का एवरेज है, 3200 का एवरेज है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं, शायद 20 क्वान्टिटीज़ होंगी बस। अच्छा, लेकिन मैं उसको ट्रैक करता हूँ क्योंकि शेयर्स अच्छा है अल्टीमेटली, कोई उसमें प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा बहुत टाइम से। अब लास्ट मैंने उसमें डबल बॉटम पैटर्न प्लस डब्ल्यू पैटर्न दोनों देखे, और जैसे ही उसमें ब्रेकआउट हुआ मैंने उसे 1850 थे और 2300 रुपये तक उसकी कॉल्स, इन मनी की कॉल्स ली, जिसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम बहुत माइनर होता है, इन मनी की, डीप इन मनी की कॉल्स ली, और उसको मैंने 1850 से 2300 तक राइड किया, वो भी 3000 क्वांटिटी के साथ। वाह। और करीब 1.5 महीना रखा मैंने उसको, अच्छा, और 150% का रिटर्न लिया उससे, और फिर एग्जिट। स्टॉक्स के प्यार नहीं है मेरे पास, आज भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत टाइम तक नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि मैं जब ये ब्रेक हो रहा था तो मन की अब शेयर्स ही लेके क्या करना है, कॉल्स में जब पैसा बन रहा है और बन रहा है तो फिर डिलीवरी की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिलीवरी की बजाय इसमें लिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट उसमें शार्प ही आएगा ऐसे शेयर्स में जो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, शेयर अच्छा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों, और अगर उसमें रिट्रेसमेंट देता है तो वो ऑब्वियसली बहुत फास्ट होता है। ये ठोक बजा के स्ट्रेटजी बनी है या सीख के बनी है या रातों रात आ गई? ये कोई रात तो नहीं है, ये किसी से ये तो खुद ही ये एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप कि हाँ ये मैंने मार्केट को देख देख के इतनी चीज़ सीखी है कि एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं होता स्टॉक्स को शॉर्ट करने में, लेकिन बाइंग करने में कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं ज़्यादातर रिट्रेसमेंट वाले शेयर्स पिक करता हूँ। जो रिट्रेसमेंट ह्यूमन नेचर होती है ऐसी कि ह्यूमन नेचर ही होती है, और गिरावट की तरफ नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता एक्चुअली। शेयर्स नीचे के लिए एक सपोर्ट्स भी हैं, लेकिन एक बार अगर शेयर रेसिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो वो कितना भी जा सकता है। यहाँ पे मैंने इस पॉडकास्ट में ये कहते हुए सुना काफी लोगों को कि यार शेयर ऊपर कितना को जाएगा, लेकिन जब गिरता है ना नहीं, तो तमाशाई हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली पॉलीकैब आपने देखा होगा, 3000 रुपये का शेयर, कोई इतने बम्पर रिजल्ट्स तो मुझे नहीं लगे उसके, हो सकता है भाई मैं कोई फंडामेंटल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, कुछ न्यूज़ हो उसकी जो मुझे ना पता हो, लेकिन मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स उसके नहीं लगे कि वो शेयर जो पहले इतने अच्छे रिटर्न्स दे चुका ऑलमोस्ट, वो शेयर 8 दिन में 3200 का वो 4700-4800 5000 के करीब पहुँच गया, और वहाँ रुक भी रहा है। तो अगर इस कंडीशन में कोई कॉल सेल किए हुए होगा तो कहाँ तक वेट करेगा? 3000 का शेयर आप मानिए 5000 हो गया, लेकिन 3000 का शेयर क्या 1000 तक हो सकता है? मुझे नहीं लगता, जिसके फंडामेंटल इतने अच्छे हो कि 1000 तक उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसको 3000 के शेयर को 2500 पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि 10 to 20% नीचे इंस्टीट्यूशंस भी बाई कर लेंगे उसको, लेकिन इतने ऊपर तो वो अभी वो 6000 भी हो जाए, कौन रोक लेगा उसको? कौन रोक लेगा? तो वो चीज़ है, उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं पर्सनल है, हो सकता है सबकी। आपका टोटल कैपिटल साइज क्या है आज की तारीख? टोटल प्लस ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग 1.25 CR। अब मैं थोड़ा कैंडिडेट सवाल पूछता हूँ, इसमें अदानी की होल्डिंग कितनी है आपकी? 0। अच्छा, कभी लेकिन मैंने अडानी से डाउनफॉल के बाद में बहुत अच्छे पैसे कमाए। कैसे? सिर्फ ट्रेडिंग में। एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी यही वाली जो मैं अभी एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ आई, शेयर्स क्रैश हुआ, 3200 का अडानी इंटरप्राइजेज 1000 रुपये रह गया, घटते घटते। एक दिन में शेयर्स तो बंद नहीं हो जाएगा। करेक्ट। अब वहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई दी, क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस उस दिन 1000 रुपये था, और यकीन मानना उस दिन उसकी पुट जो 1000 एट द मनी की थी, उसमें 300 रुपये का प्रीमियम था। वाह, 300 रुपये का प्रीमियम था। और दूसरी चीज़ 1000 रुपये प्राइस चल रहा है उसका, 1000 रुपये की ही पुट 300 रुपये प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रही है। दूसरी चीज़, उसके लिए मार्जिन लग रहा था मात्र 72,000, मार्जिन अपडेट नहीं हुआ था जब तक। 3 दिन में जो क्रैश हुआ उसका मार्जिन वही 15% चल रहा था, 15 से 20%, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं था। 250 क्वांटिटी 2.5 लाख रुपये और 72,000 रुपये उसमें मार्जिन लग रहा था, और जो मैं प्रीमियम बेच रहा था वो भी 75,000 रुपये था। ओके, मतलब आप यकीन करना, 72,000 ट्रेड लेने में लग रहा है, 75,000 का मुझे प्रीमियम लग रहा। मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि हाँ कुछ भी नहीं हो तो यहाँ से इसमें
मतलब एंट्री की जा सकती है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं इसकी डिलीवरी ले सकता हूँ। मेरे पास कैश था जो ट्रेडिंग का, मैंने कैलकुलेट किया कि कितना बनेगा। 1,000 रुपये प्राइस है, मेरे पास 30 लैक्स फ्री थे उसमें, तो मैंने 3,000 क्वांटिटी उसकी सेल की, 1,000 की पुट्स नेकेड। जो आप जनरली करना पसंद नहीं करते हो, बट आपने लिया। हाँ, मैं आपने कैलकुलेशन जो बता रहे हाँ, हो उस हिसाब जो मैंने उसकी 1,000 की पुट्स सेल की, 300 रुपये 280 रुपये इस पे सेल की। आप यकीन मानना, सेम डे उसमें रिट्रेसमेंट आया, 900 कुछ रुपये तक अडानी इंटरप्राइजेस गिरा। उसके बाद में जो उसमें बाउंस बैक आया, सेम डे वो 1,600 रुपये तक पहुंच गया था, और मेरा MTM लगभग 125 रुपये प्रीमियम बचा था उसमें। जो 300 का बेचा था वो सेम डे 125 रह गया था। मैंने उसको 3 दिन में काट दिया, 50-50, 40-40 रुपये पे करीब 8 लाख रुपये बनाए मैंने उसमें। 30 लाख की कैपिटल पे 8 30 लाख लाख के कैपिटल, 30 लाख के रिस्क पे, कैपिटल तो उसमें लगी नहीं। अच्छा, मार्जिन तो 15% ऑलमोस्ट जीरो था, हम्म, क्योंकि आप मार्जिन पे करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको प्रीमियम आपको मिल जाता है, तो मार्जिन तो उसमें लगा ही नहीं, ना के बराबर, ना के बराबर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट उस पॉइंट इन टाइम पे देखो, पता है क्या, कंपनी का मालिक तो बोलेगा ही ना। नहीं, कंपनी वो सब मालिक सही नहीं, वो तो उसको CEO के, हाँ, तो बट जो भी है मैनेजमेंट के लोग भी तो अच्छा ही बोलेंगे उस केस में। तो इसके एक इन्वेस्टर को पता भी कैसे चलेगा, मैं विश्वास कैसे करूँ? आप अभी कह रहे हो इन रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेम थिंग, रिफ्लेक्टिंग कि मैं नहीं किया, बट उस पॉइंट इन टाइम पे आप करते भी क्या? और हाँ, मेरे पास उस समय ऑप्शन नहीं था। मेरे पास जो मेरी एनालिसिस थी, मुझे जितने भी उसके रिजल्ट्स थे वो सब कुछ ठीक ठाक लग रहे थे, कोई ऐसा उसमें माइनस पॉइंट्स नहीं था। आज वो चीज़ होती तो ऐसी एक्स्ट्रा क्या चीज़ देखते? आज भी उसमें कुछ नहीं बदला, आज भी उसके रिजल्ट्स लगभग वैसे ही हैं, और वही शेयर 250 रुपये 250 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वो 73 पे भी उस समय ट्रेड कर रहा था, वो भी तब भी उसका नेट प्रॉफिट उतना ही था। सवाल पूछता हूँ, ये ब्राइटकॉम ग्रुप का आपने सुना होगा? ब्राइटकॉम ग्रुप का सुना मैंने, अभी तो वो तो कंपनी का मालिक ही इन्वॉल्व है ना उसमें भी एक चीज़ मायने रखती है। RBL बैंक इससे पहले निफ्टी का भी पार्ट रहा है, वो सॉरी निफ्टी बैंक का भी पार्ट रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें इतना बड़ा कोई स्पेकुलेशंस हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ तो कर ही रहे हैं। निफ्टी का पार्ट होना, निफ्टी बैंक का पार्ट होना आसान तो नहीं है। Correct. तो उसमें पिछले टाइम में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसका ऑडिट तो अच्छे से ही हुआ होगा डेफिनेटली। तो पिछले में नहीं हो सकती, अभी करंट के उसके रिजल्ट्स भी लगभग स्टेबल ही आ रहे हैं, तो वो सब देख के मैं उसमें एंट्री थी मेरी। ब्राइटकॉम के लिए क्या बोलोगे? ब्राइटकॉम के लिए तो मैं यही बोलूँगा, अब तो एक्चुअली मैंने उसकी एनालिसिस भी की थी, उसके जितने रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक स्मॉल कैप है, तो इस वजह से मैंने उसका शेयर कभी नहीं लिया। अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, जिसकी बुक वैल्यू ही उससे कई गुना हो, तो कंपनी के पास कैश उससे ज़्यादा हो जितनी की मार्केट कैप है, तो अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन एंट्री नहीं ली, बच गए। एक्चुअली इसमें भी मैंने MK जैन सर से एक स्ट्रेटजी सीखी थी। वो थोड़ा उनका कहना क्या है कि आपके पास शेयर्स कितने भी हैं, अच्छे शेयर्स में कितना भी आप मतलब पैसा इन्वेस्ट कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे शेयर जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क हो या थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो, उसमें एक स्ट्रेटजी होती है 5 सिगरेट स्ट्रेटजी। 5 सिगरेट स्ट्रेटजी, मतलब धुआं तो नहीं है इसमें? नहीं, धुआं नहीं आएगा धुआं तो बाद में निकलेगा उसकी स्ट्रेटजी ये है कि उसमें बस इतने पैसे लगाओ कि अगर वो किसी वजह से डूब भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो आपको उसका गम ना हो। ओके। अभी रिसेंटली मैं इसी के ऊपर बताऊं तो उसमें बस इतना पैसे लगाओ कि आपको कोई दुख ना हो कि हाँ बहुत बड़ा मेरा ड्रॉडाउन हुआ है उसकी वजह से। अभी मैंने सुजलॉन लिया 2 महीने पहले, लेकिन उसमें बस इतनी ही क्वांटिटी है कि अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे मंथली प्रॉफिट का 10% है, तो मेरे लिए वो मतलब प्रॉफिट का 10% है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इतने ही पैसे उसमें लगाए, हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, अच्छा रिटर्न मिल जाए। एक्सप्लोर कर रहे हो? एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक्चुअली। ये स्ट्रेटजी मैंने उनसे MK जैन सर से सीखी, 5 सिगरेट स्ट्रेटजी। मतलब कि जिस शेयर पर भरोसा ना हो, डर हो, ख़त्म होने का डर हो, उसमें बस इतने पैसे लगाओ कि अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो आपको कोई दुख ना हो, आपके ऊपर कोई मेजर इफ़ेक्ट ना हो, तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी ट्रेड करने में, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिटर्न भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही शेयर बहुत अच्छी बार आपको
बहुत अच्छे रिटर्न दे देते हैं। मतलब एक शेयर में आपने 1 रुपये लगाए, हो सकता है वो आपको 50 रुपये दे दे, लेकिन जाएगा तो आपका 1 ही रुपया। 1:50, 1:40, इसमें आपको रेशियो मिल सकता है बहुत अच्छा। इसलिए आप बहुत कम पैसे लगा के इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुज़लॉन में लिया, मैंने उसको इसी हिसाब से खरीदा। मैंने उसमें अपना मंथली जो मेरा प्रॉफिट्स है उसका 10% के करीब पैसे उसमें लगाए कि अगर वो किसी वजह से ख़त्म भी हो जाते हैं मेरे पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर वो रिटर्न देगा तो वो डबल ट्रिपल 10 टाइम्स भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि वो मुझे दे सकता है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट पार्ट है वो उसको प्रॉफिट देगा। जो इंटरेस्ट उनका अब तक बहुत बड़ा पार्ट था उनके नेट प्रॉफिट कम होने का, वो नेट प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, क्योंकि अब वो अपने कर्जों से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे उनके हर एक क्वार्टर में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें उनके कर्जा कम होता जा रहा है। बैलेंस शीट में तो वो डेफिनेटली वर्क तो करेगा, कहीं तक तो करेगा एटलीस्ट। जब कंपनी अपने खुद के लिए काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो कहीं तो मिलेगा, बस वो BCC जैसा काम ना करे। देखो नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान के ऊपर अगर लोन होता है तो वो टेंशन में रहता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे लोन खत्म कर देता है बंदे कहते हैं अब ये बंदा अपनी लाइफ पे फोकस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही चलते थे, इसके साथ ही खाली नेकेड पोजीशन नहीं उठाई कि मैंने कॉल ले ली इसकी, मैंने ये पुट ले ली। नहीं, ये बहुत कमी से ये तो अब आगे करता हूं, मैं उस समय नहीं करता था। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कंजर्वेटिव। प्रॉफिट चाहे कम हो ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए, बड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा हो कोई बात नहीं, चलेगा, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, आप वन साइडेड नहीं जा सकते। आपकी ट्रेड्स 100% प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, सारी ट्रेड्स नहीं हो सकती, लॉस भी होगा, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में होने चाहिए। प्रॉफिटेबल पोजीशन से एग्जिट करने का समय कैसे फिगर आउट करते हो? आप प्रॉफिट को अगर राइड कर रहे हो कभी ना कभी तो निकलना होगा। हाँ, कभी ना कभी तो निकलना होगा। उसके लिए वॉल्यूम्स देखने पड़ते हैं, थोड़ा कहाँ तक वॉल्यूम आ रहा है उसका, और रेसिस्टेंस सबसे पहले काम करता है। रेसिस्टेंस कहाँ है और कितना बड़ा रेसिस्टेंस है वो भी देखना पड़ता है। अगर आपका थोड़ा माइनर रेसिस्टेंस है तो आप उसमें पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मेजर रेसिस्टेंस आ रहा है तो वहाँ कैंडल देखनी पड़ती है। अगर कैंडल कोई भी आपके अगेंस्ट बनती है और विद बिग वॉल्यूम बनती है तो एग्जिट मिल जाता है, बस यही देखना पड़ता है। इस वजह से आपकी स्ट्रेटजी थी कि आप 10-10, 20-20, 40 का स्ट्रेटजी बाइंग पे करते थे। बाइंग पे करता था। सेलिंग पे क्या 100%? सेलिंग पे अगर मैं लार्ज कैप में हूँ तो यही स्ट्रेटजी सेम एज इट इज़ ऊपर भी काम करती है, 10-10, 20-20, 40। और अगर मैं स्मॉल कैप में हूँ तो मुझे उसमें शार्प डाउन ट्रेंड भी आता है एकदम से, और शार्प अप मूव भी एकदम से आता है, तो उसमें बस अपना प्रॉफिट बनना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, उस पर आपको निकलना है। उससे ज़्यादा उसके लिए उम्मीद नहीं रखनी, या आप इतना कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट उसमें इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं, उतना वो छोड़ सकते हैं, उतना अमाउंट छोड़ सकते हैं। जैसे एक लार्ज कैंडल ने थोड़ा बहुत डिसाइड कर दिया आपको सेलिंग के टाइम पे कि चलो थोड़ा पोजीशन बड़ा करके निकाल देते हैं। जब बाइंग कर रहे होते हो एक बड़ी डिप वाली कैंडल अगर मिल जाए तब भी ये 10-20 वाला रूल अप्लाई करते हो, या तब कहते हो कि चलो यार? नहीं, ये काम सिर्फ 10-20 होता है लार्ज कैप में, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ पूरी तरह से किसी भी लेवल पे बाई करने के लिए, कि जितना नीचे ये जाएगा मैंने क्वांटिटी डिसाइड कर रखी है, मैं कोशिश करूँगा उतना नीचे पे ही खरीदूँ। और मैं कभी कभी जो अपना 40 वाला पार्ट है उसको और नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, जो 40 वाला पार्ट है उसको मैं स्किप कर देता हूँ उसका स्टेप, और अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो मैं उसको और स्किप करके और नीचे ले जाता हूँ कि अब मैं इस लेवल पे बाई करता हूँ। 40 को तोड़ते हो? नहीं, 40 को तोड़ता नहीं कि मैं 20-20 कर लूँगा। 40 लास्ट स्टेप है, उठाना इकट्ठा ही है। हाँ। चाहे प्राइस नीचे से वेट करूँ या अभी उठा लो। ओके। लोग एवरेज अप भी करते हैं, हालांकि एवरेज अप अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा शेयर है, आपको पर ईयर अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है, तो आप एवरेज अप भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ, किसी शेयर में करता हूँ, लेकिन लार्ज कैप्स में कम ही करता हूँ एवरेज अप। तो उसके बाद मैंने बाइंग शुरू करी। एक्चुअली इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग भी मैंने की है, बीच में ट्राई की थी कुछ मंथ्स, लेकिन मुझे उसमें एक तो मेरा बिजनेस भी है, मुझे वो भी देखना पड़ता है, तो मैं हर टाइम स्क्रीन पे निगाह नहीं रख सकता, तो वो ट्रेड मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे। ओके। तो बाइंग मैंने इंडेक्स में नहीं की, लेकिन हाँ स्टॉक्स में मैं ऑप्शंस बाई कर सकता हूँ, मुझे कंफर्टेबल था, क्योंकि स्टॉक्स इंडेक्स जैसा मूव नहीं देते। इंडेक्स में तो आपके ऑप्शंस की वैल्यू
0.5% में भी आधी ही हो जाएगी। लेकिन स्टॉक में अगर मैं इन मनी बाई कर रहा हूँ और उसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही पे कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस 10, 20, 30 तक तो हो सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो मेरा ऑलमोस्ट एसएल ही आ जाएगा, तो मैं वहाँ हिट कर सकता हूँ। उसको मैं कंटिन्यू होल्ड कर सकता हूँ कुछ दिन पोजिशनली, तो मैं स्टॉक्स में बाई करता हूँ वो अभी कुछ ही समय से। बहुत स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो आप प्राइमरी? बाइंग सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में करता हूँ। अच्छा, बाइंग। लेकिन अभी मैं करीब 1 साल से 1.5 साल से मैं इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ। और ये फ्रॉम डे वन है, आज की तारीख का बता रहे? नहीं, आज की तारीख का बता रहा हूँ। ये अच्छा, डे वन नहीं है, ये तो धीरे धीरे बढ़ता चला है। शुरू जब किया था ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग तो मैं बता रहा हूँ 1-1.5 साल से ही। कितने कैपिटल से शुरू किया था ऑप्शन सेलिंग? तो पहले तो शुरुआत में मैं 2020-21 में 1-1.5 साल पहले 1-1.5 साल से करीब 15 लाख से शुरू किया था। ओके। अब जब बंदा पुराना टाइम से ट्रेडिंग करता आ रहा है तो धीरे धीरे उसका जिगरा भी बनता जाता है कि चल उठाओ कैपिटल, कोई बात नहीं, पता है कैसे। नहीं, अभी भी मेरी जो कैश पार्ट है उसमें वो बहुत कम है। मैं अपने शेयर्स जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसको प्लेस करता हूँ, मार्जिन हाफ रह जाता है, उसमें मेरा ROI बढ़ जाता है। तो 15 लाख की कैपिटल वाला राहुल वर्मा जब ऑप्शन सेलिंग में आया तो क्या सोच के आया? ये ऑप्शन सेलिंग में मुझे दिखाई दिया, मैं एक्चुअली मैथ्स ही है सब कुछ, मैथ्स में बहुत, और मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ROI काउंट करो कितना बनता है। अरे FD देती है 6%, अगर आपको मिनिमम से मिनिमम भी मान लो हफ्ते का 1% भी मिल रहा है, महीने का 4% मिल रहा है, साल का ऑलमोस्ट 50% मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेड कर रहे हो, SL भी ले रहे हो, तो करते रहो, आपकी रिटर्न बनती रहेगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को देखना नहीं है। मार्केट कहीं भी जा रही है, मार्केट ऑलमोस्ट कहीं भी जा रही है। ये आज की है। अब मार्केट चल रही है, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, आज की बात है, और आप पक्के हो चुके हो इस चीज़ में। मैं उधर हूँ अभी, जब ऑप्शन लिंक 15 लाख से शुरू किया आपने, तो पहले 1-2 महीने जो आप कह रहे हो अभी वो हुआ, या उस बहुत अनरियलिस्टिक सी चीज़ है कि तभी से होना शुरू भी हो गया, आया और भैया शुरू हो गया? उस समय मैं अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस से सीखता गया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एट द मनी पे अगर आप सेलिंग करेंगे तो सीधी सी बात है, BP तो बढ़ेगा और आपको निगाह भी वहीं रखनी पड़ेगी। तो मैं दूर दूर काम करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। अगर मार्केट ऑलमोस्ट मेरे किसी भी साइड 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर दे देता है तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप समझिए मैं थर्सडे को ट्रेड लेता हूँ और थर्सडे अगर मेरा साइडवेज भी दिया और फ्राइडे में अगर 400 या 600 पॉइंट तक का भी मूव आ गया तो मेरा MTM 0 पे होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और अगर फ्राइडे भी मेरा बीत गया तो मंडे से मेरा कोई SL ही नहीं होगा। अगर MTM 0 आएगा तो मैं काट दूंगा, MTM अगर मेरा 0 आएगा तो मैं काट दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर वो मेरा कंटिन्यू चल रहा है तो वो मुझे बाई वीकली 4 से 5% का रिटर्न मार्जिन दे देता है। और अगर मैं उसमें सिर्फ अपने कैश पार्ट के बाद ऊपर बात करूं तो 8-9% तक मैं बना लेता हूँ। नहीं है, अगर वो वीक मेरा प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो बात अलग है। ओवरऑल ये आप एक हैप्पी सिनेरियो बता रहे हो। हाँ, हैप्पीएस्ट सिनेरियो अच्छा चल रहा है, 8 से 9% मेरे कैश पार्ट पे बन जाता है। सबसे बड़ा लॉस पिछले 1 साल में कब खाया था? वो एक्चुअली इससे हटके मैंने एक ट्रेड ली थी 4 मई को, शायद मेरे मामा जी का बेटा दिल्ली में, उसकी एंगेजमेंट थी। मैं एक्सपायरी डे था, बहुत तेरी एक्सपायरी डे था। मैंने ऑप्शन काफ़ी दूर का सेल किया और मैं ड्राइव कर रहा था ऑब्वियसली, और जब मैं घर से निकल गया 60-70 किलोमीटर दूर पहुंच गया, मैंने कहा एक बार मार्केट चेक कर लूँ। देखा तो वो तो जो 30 रुपए की मैंने एक कॉल बेची थी वो 170 पे ट्रेड कर रही है। और मार्केट अभी रिसेंटली जब मार्केट ने ब्रेकअप किया था 42,500 से ऊपर जब निकली थी मई मंथ में, सेम डे में करीब काफ़ी अच्छा मूव था एक्सपायरी डे पे। उस दिन अगर उसको पूरा कैलकुलेट करें तो 1.75 का लॉस हुआ था सेम डे में, क्योंकि SL सिस्टम में 2 लाख की बात हो रही है। हाँ, 2.25 लाख की। और उससे पहले इतने बड़े लॉस तो 2012 में। तो डेट इसलिए याद है कि एंगेजमेंट थी, या डेट इसलिए याद है क्योंकि एंगेजमेंट थी? नहीं, नुकसान ऐसा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, ये पार्ट है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। बस हाँ, अपनी गलती याद रखनी है क्या किया था, और कभी भी गामा ब्लास्ट तो होने ही नहीं देना। मैं अभी भी मेरी पोजीशन इस तरह से बनती है कि मेरा जो SL होता है वो
एट द मनी पहुंचने से 200 पॉइंट पहले मेरा एसएल आ जाता है और मैं वहीं काटना है मुझे एट द मनी पहुंचने ही नहीं देना अपने ऑप्शन को, दूर ही दूर रहना। गामा ब्लास्ट के बारे में थोड़ा बताओ। अरे गामा ब्लास्ट का ही तो ये एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल है। और उस दिन एक्चुअली एंगेजमेंट एंजॉय करने जा रहे थे। फिर तो कुछ नहीं हो। ओ माय कुछ गॉड, नहीं। सबने पूछा क्या हो गया भाई? नहीं है। वैसे अपने भाई की शादी इतना भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताता हूँ उस दिन मैं जा रहा था, मैं एक दिन पहले जा रहा था, अगले दिन थी एंगेजमेंट। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में, अगले दिन डाउनफॉल आया था उसमें सेम, उस दिन भी मैंने, लेकिन वो ये उस दिन फीलिंग नहीं थी बहुत अच्छी, तो मैंने हाफ क्वांटिटी से अगले दिन ट्रेड किया था। लोग क्या करते हैं, आज लॉस हुआ तो अगले दिन डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, मैंने हाफ क्वांटिटी से करा। मैंने कहा आज लॉस नहीं लेना, लेना है तो बकायदा। हाँ उस दिन मैंने लेकिन ट्रेड ऐसा लिया, मैंने कॉल बाई की बैंक निफ्टी की और मैंने फ्यूचर सेल किए कि लॉस बढ़ा तो नहीं लेना, लेकिन हाँ उस दिन अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, मार्केट 800-900 पॉइंट गिरी ऑलमोस्ट, और मेरे रिकवर हो गए अच्छे खासे, मतलब ऐसा समझिए 70% मैंने रिकवर नेक्स्ट डे ही कर लिया, वो भी एंगेजमेंट के टाइम से पहले। नहीं तो बहुत बुरा हाल होता है। मूड अच्छा हो गया, नहीं तो वो एंगेजमेंट की फोटोग्राफ में दिख जाती शक्ल। हाँ, वैसी वाली कि भाई राहुल तुझे क्या हो गया था उस दिन। एनीवे, अच्छा अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छा सबसे बढ़िया प्रॉफिट कब देखा है आपने? पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ सर। अडानी। अच्छा वो अडानी वाला एग्जाम। वो अडानी वाला एग्जाम, उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया। ऑप्शन का बताओ मेरे को। ऑप्शन में तो मेरा फिक्स है। अच्छा वो फिक्स चलता है, वो फिक्स रहता है 8% मैक्सिमम 9%। अभी कल जो वीक क्लोज हुआ उसमें मैंने करीब 7% का रिटर्न पे क्लोज किया। वो एक्चुअली और भी अच्छा हो सकता था अगर मैं उसको परसों क्लोज कर रहा था। वो मुझसे मेरी वाइफ कह भी रही थी कि इसको क्लोज कर दो, जब तुम्हारा रिटर्न मिल रहा है तो क्या ही करना है। कोई नहीं, कल तक होल्ड करते हैं और कुछ तो मिल ही जाएगा। कम से कम जो मैंने इसकी हैजेस खरीदे हैं उतना ही पैसा मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा तो सही है। लेकिन वो अगले दिन मार्केट डाउन, वो सॉरी अप और ऊपर, और कल ही की तो बात है, मार्केट 44,900 टच करके और मैंने उसको काटा है और मार्केट वापस। ये तो होता ही है ट्रेडर की जिंदगी। मैं उससे वो मुझसे बोल रही थी कि मैं तो पहले ही कह रही थी काट दो। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, तो कह रही देख लो। अब मैं कह रहा था कि आप अच्छी ट्रेडर हैं हमसे। अच्छा एक चीज बताओ कि जो अदानी वाला था उसमें कितना एक दिन का प्रॉफिट तो नहीं है? वो करीब 2 से 3 दिन में पोजीशन मैंने काट दी थी अपनी। एंड हाउ मच डिड यू मेक? 7.5 to 8 लाख। जो आप बता रहे थे कि देना भी नहीं पड़ा था, कुछ नहीं देना पड़ा मेरा पास उसमें जितना भी। लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पा रहे थे। मैंने 72,000 पे कोई ट्रेड ली, 75,000 मुझे उसमें प्रीमियम वापस मिल गया। लेकिन जो प्रीमियम पार्ट मेरे मार्जिन में ऐड हुआ उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं ले सकता, सेम डे नहीं ले सकता, नेक्स्ट डे से ले सकता हूँ, ऐसा कुछ रूल है। तो मैं क्वांटिटी ऐड करने की सोच रहा था कि उसका ऐसे लूंगा 3,000 क्वांटिटी की डिलीवरी ले सकता हूँ अगर ये पूरे मंथ गिरा तो। मेरा जो प्राइस बनेगा वो 700 बनेगा। मैं कंफर्टेबल था कि 700 पे मैं डिलीवरी ले लूंगा, क्योंकि 700 3,000 क्वांटिटी यानी 21 lakhs मैं ले सकता था डिलीवरी, तो मुझे कोई इशू नहीं था। इसलिए मैंने उतनी ही क्वांटिटी में काम किया। तो प्राइस पॉइंट भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन मैं फिर मेरा मार्जिन खत्म हो गया था, इसलिए मैं क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया। नहीं तो मैं 3,000 से ज़्यादा भी क्वांटिटी ट्रेड करता उस दिन, क्योंकि मैं ये एसएल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐड करता कि उसमें मैं बाकी की क्वांटिटी में मैं एसएल रखूंगा कि अगर वो उस लेवल से नीचे जाता है तो मैं उसको काटूंगा, और इतनी क्वांटिटीज तो मुझे डिलीवरी लेनी है। लेकिन वो सेम डे ही उस दिन उसने मुझे बहुत अच्छा दे दिया, वो उसी दिन बाउंस बैक हो गया नेक्स्ट डे। और ये आउट ऑफ एंटिसिपेशन था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया। ये क्या हो गया भाई? मैं बताता हूँ एक्चुअली उसमें मैंने पहले एंट्री ली थी एक दिन पहले, सिर्फ एक पुट साइड से, वो थी 1200 स्ट्राइक प्राइस की। 1200 थी, काफ़ी दूर थी, मार्केट 1600 चल रही थी। एक्चुअली अगर किसी जो नहीं जानता उसको तुम ये बताओ कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो लोग जुआ समझते हैं कि भाई पता नहीं कोई गलत काम है क्या है, वो नहीं समझते। इसलिए उनको समझाना भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, उनके लिए नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपना करता हूँ, इसलिए मैं किसी को बताते ही नहीं। तो आप बताते क्या हो? मैं यही बताता हूँ भाई मैं अकेला हूँ घर पे भी, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। अच्छा, इसलिए देर से आता हूँ, फिर एक पैटर्न बन गया है देर से आने का, तो देर से ही जाते हैं 12 बजे आराम से। तो 12 बजे आए और शाम तक 8 बजे तक दुकान रहती है? नहीं, वो एक्चुअली गांव में है, मेरे साथ पहले इंसिडेंट हो चुका है, तो मैं 6 बजे मतलब
सर्दियों में तो 6 से भी पहले, अच्छा, और गर्मियों में 6:30-7 भी बज जाते हैं, मतलब अंधेरा होने से अंधेरा से ठीक पहले मैं तो उस 5-6 घंटे में भी कितना टाइम स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान होता है? और एक्चुअली क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स तो नहीं, आपके कुछ चुनिंदा अच्छे कस्टमर्स ही होंगे हाँ, ना। तो बहुत ज़्यादा इतना रश नहीं होता, किसी किसी दिन की बात अलग होती है। हम्म, तो मैं आराम से देख सकता हूँ अपनी पोजीशन, कम से कम देख तो सकता ही हूँ, चाहे मैं उसको स्क्रॉल ना करूँ, अलग अलग चार्ट्स ना खोलूँ, लेकिन अगर मेरी कोई पोजीशन बनी हुई है तो मैं उसका चार्ट देख सकता हूँ। करेक्ट। तो इतना वो चलता रहता है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंस, और मेरे 2-3 सवाल अभी साइकोलॉजी की तरफ होंगे, जिसने पिछले 3-4 साल में जाना, 2020 से लेके अभी तक, मार्च 2020 से अभी तक की। हाँ, वो मैं शेयर करूँगा। वो बहुत पुराना नहीं है, वो अभी का है लास्ट। अच्छा। जो मैं अभी टेक महिंद्रा की बात कर रहा था, ओके। एक्चुअली टेक महिंद्रा के लगातार कुछ क्वार्टर्स से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लगभग स्टेबल है। अच्छा। लगभग स्टेबल है, ना ग्रोथ है हम्म। बल्कि रेवेन्यू डी ग्रोथ है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2-4% कभी अप कभी डाउन वही चल रहा है, 1000 करोड़ से ऊपर ही चल रहा है। अभी एक्सपायरी डे से ठीक एक दिन पहले उसके रिजल्ट्स आने थे। ओके। 27 जुलाई, ये जो अभी गया है। अच्छा, रीसेंट, वेरी रीसेंट। ये 20 दिन वेरी पहले। रिसेंट। एक्चुअली हुआ क्या, महीना पहले। 27 को उसके एक्सपायरी थी ऑप्शंस की क्या मंथली एक्सपायरी थी, और 26 को उसके रिजल्ट्स आने थे पोस्ट मार्केट। उसमें बहुत अच्छे प्रीमियम मुझे दिखाई दिए, वो भी 4 से 6% दूर। ओके। स्ट्राइक प्राइस से 4 से 6% दूर, बहुत अच्छे प्रीमियम से। मैंने एक गलती कर दी, मैंने बड़ी ट्रेड ली कि एक दिन की बात है, और एक दिन की भी नहीं, बस एक नॉर्मल रिजल्ट्स की दे रही है। मार्केट खुलते ही ये प्रीमियम लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि एक्सपायरी डे पे तो प्रीमियम ख़त्म ही हो जाते हैं लगभग। ओपनिंग ही अगर मार्केट के बीच में हो गई तो वो ख़त्म ही है। और ये समझिए कि मेरे कैपिटल पे एक दिन में करीब 6% का रिटर्न मिल रहा था। आज ट्रेड लूँगा, कल एक्सपायरी है और मुझे 6% रिटर्न मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे प्रीमियम मिल रहा है, और मेरी ऑलरेडी किसी और स्टॉक में पोजीशन बनी हुई थी, मैंने उसको काटा जस्ट फॉर गेटिंग कैपिटल आउट ऑफ दैट। हाँ, कि वहाँ मुझे मैक्सिमम 1% और मिल रहा था नेक्स्ट डे तक, लेकिन यहाँ मुझे 6% की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मेरे कैपिटल पे मुझे 6% बनेगा एक ही दिन में। मैंने ट्रेड लिया, उसको काटा, यहाँ ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड ले लिया। 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, 3:45 के आसपास रिजल्ट्स आते हैं। कस्टमर मेरे सामने बैठा, मैं अपनी शॉप पे काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा 600 करोड़, वो सॉरी 700 कुछ करोड़ का प्रॉफिट आया है 1100 करोड़ के अगेंस्ट। अब मेरा दिमाग इधर चल रहा है, कस्टमर मुझसे बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा है, मतलब मैं उससे दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या चीज़, क्या बोला, मतलब दिमाग कहीं और ही चल रहा है। अब वो सामने बैठा है, हाँ, वो मेरे सामने बैठा है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, बहुत देर हो गई, कस्टमर भी चला गया। उसके बाद में मैंने उसके रिजल्ट्स पूरे देखे, ओवरऑल पूरा ही सब कुछ ही डाउन। मैंने यार आज क्या हुआ, तो मार्केट भी बंद हो गई, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, 6% दूर थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने तो ये सोच के ट्रेड लिया था। लेकिन फिर मैंने एनालिसिस किया कि यार इन्फोसिस के तो 3% प्रॉफिट डाउन था, इसका क्या होने वाला है, इसका क्या होगा कल को। 3% पे वो 10% सर्किट पे खुला था, और ये तो ऑलमोस्ट 40% इसका प्रॉफिट डाउन है, रेवेन्यू डाउन है, गाइडेंस भी खराब है, तो यार इसका क्या होने वाला। कल मैंने यार ये तो 15-20, मैं 20% तक एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इसमें 10 का सर्किट लगेगा, फिर 15 लगेगा, 20 पे जाके खुल सकता है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, तो रात को नींद ऐसे ही आई थोड़ी बहुत। मैं उससे बोल रहा था, मैंने यार कल ऐसा हो सकता है कि अपनी ट्रेडिंग का कैपिटल खत्म हो जाए, ट्रेडिंग का कैपिटल खत्म हो जाए, और हो सकता है कुछ शेयर्स भी बेचने पड़ जाए। ओह गॉड, क्योंकि उसका एमटीएम अगर वो 10% भी नीचे खुलता तो मेरा जो एमटीएम माइनस में बनता वो 22 बनता, माइनस 22 व्हाट, 22 lakhs माइनस, फक, 22 लाख रुपए माइनस में बनता अगर वो 10% सर्किट पे भी खुलता तो। और मैं तो 15-20 तक की सोचे बैठा था, तो हो सकता है मन की हमारा जो भी कैपिटल है, हो सकता है कैपिटल ट्रेडिंग का खत्म हो जाए। अब कोई बात, उस दिन हमारा प्लान था नाइट आउट का कि कहीं घूम आएंगे, कुछ होटल पे कुछ खा के आएंगे, मन की डिनर करके आएंगे, और फिर तो सारा ही मूड खराब हो गया।
कोई बात नहीं, जब लेकिन कुछ करना हो रहा होता है ना सारा, ऐसा कुछ इंसिडेंट आ जाता है। अब वो रात कैसे कटी पता नहीं। सुबह मार्केट, हालांकि मैं बहुत नेगेटिव तक सोच चुका था कि ज़्यादा से ज़्यादा ही हो सकता है, और क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने तो कैलकुलेशन कर ली थी कि हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म भी हो जाए, और एक्चुअली मैं 2 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, ये दोनों अकाउंट्स में हुआ था ये काम, मतलब दोनों में अलग से ले अलग रखी थी। जो, हाँ दोनों में सेम पोजीशन थी। कोई बात नहीं, अब ऊपर वाले का आज रात को ये तो पार्टी है। हाँ ये अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। बचत हो गई। हाँ कि कहाँ से निकल के आए। पता नहीं कैसे बच गए, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, और उसको काटा। ओ बस वो इंसिडेंट तो कभी दोहराना नहीं है। खास तौर से ये चीज़ सोच ली कि रिजल्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, रिजल्ट से पहले अगर कोई पोजीशन है भी ऑलरेडी तो वो भी काटनी है, नहीं रखनी। जो चीज पता है कि ये बड़ा इवेंट है, अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। एक तो होता है कि पता नहीं होता कोई इवेंट आने वाला है। हालांकि टेक महिंद्रा के ऐसे रिजल्ट्स कभी आए नहीं है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो बस उस रात तो जैसे भी कटी, कहाँ 45 लाख का लॉस हो रहा था, कहाँ एक ट्रेड में बच गए। और वो सेम डे मैंने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया था किसी और ट्रेड्स में। रिवेंज के तौर पे या नॉर्मल ट्रेडिंग? नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग में कोई ऐसा रिवेंज नहीं। जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मैंने उससे ही तो मार्जिन निकाला था, और मैंने इसमें डाल दिया था। उस दिन एक्सपायरी थी, मैंने एक्सपायरी डे पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ वीकली वाली। मैंने उसी दिन सुबह को वो ट्रेड लिया, शाम तक वो मुझे MTM इतना दिखा दिया उसने मुझे कि जो मेरा माइनस था वो प्लस में आ गया ऑलमोस्ट। आज की तारीख में कल शाम तक की ट्रेड तक आपको क्या लगता है कि आप 1-2 गलतियां कौन सी अभी भी करते हो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पे आप काम कर रहे हो? सबसे पहले तो यही है कि मैं बहुत बड़ी रिस्क अब नहीं लेता। वो मैंने उस दिन ली, वो सिर्फ मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया कह सकते हैं कि मैं ग्रीडी हो गया। मुझे 6% दिखाई दिया, 1% के अगेंस्ट मैंने वो ट्रेड ले ली। नहीं तो मैं अब इस तरह की ट्रेड्स बहुत कम लेता हूँ, रिस्क वाली ट्रेड्स से बचता हूँ। ट्रेड्स हो सेफ हो, क्या रिस्क कम हो, सेफ ही ट्रेड हो, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही रिस्क हो बस। तो कंजर्वेटिव अप्रोच जो पहले हुआ करती थी वो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने की जरूरत है। वो स्टॉक्स में है, वो कंजर्वेटिव स्टॉक्स में लेवल मैं ऐसे लेवल्स ले लेता हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं तुम उसको बॉटम फिशिंग कहते हैं कि बॉटम फिशिंग करते हैं, लेकिन मैं उसको बॉटम फिशिंग नहीं कहता। मैं उसको ऐसे लेवल्स पे ले सकता हूँ। मैं बहुत शेयर्स है जो मैंने उसके डीप डाउन लेवल पे लिए हैं। जैसे कोविड के टाइम में मैंने ONGC लिया था 67 रुपीज़ में, और उसका लो जो था वो 66 था। कोविड का लो 67 पे लिया था, आज भी है। बट यार उस टाइम पे तो चलो नहीं, उस टाइम पे आप कह सकते हो उस टाइम पे था, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं। अभी मैं एम्बर इंटरप्राइजेज होल्ड कर रहा हूँ, तो वो भी मैंने लगभग ऐसे ही लिया है। व्हाट्स द प्रोसेस, हाउ डू फिगर आउट के ये इसका अभी सपोर्ट लेवल आ गया है? एक तो सबसे पहले ही सपोर्ट तो वॉल्यूम दिखा देता है। जिस लेवल पे वॉल्यूम एक्सप्लोड हो जाए वो लेवल सबसे बड़ी सपोर्ट बन जाता है। अगर वो अनप्रेडिक्टेड ट्रेजेक्ट्री में भी ट्रेड कर रहा है और वहाँ वॉल्यूम बहुत मेजर आ रहा है और विद डिलीवरीज आ रहा है, तो वो अपने आप में सपोर्ट बन जाता है। यानी उस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस भी बाई करते हैं, तभी आता है इतना बड़ा वॉल्यूम। हम जैसे ट्रेडर्स का क्या ही वॉल्यूम बनेगा, वो तो इंस्टीट्यूशंस का ही वॉल्यूम होता है। तो इस चीज़ पे नजर जाती है कि कौन से स्टॉक को इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर्स जब हाँ, लोग बेच रहे हैं तो क्या इंस्टीट्यूशंस या प्रमोटर खरीद रहे हैं, इसमें नजर जाती है? HCL में प्रमोटर्स ने बाइंग की है 1060 के लेवल पे, बहुत अच्छी बाइंग की है उन्होंने। तो वो लेवल थे, लेकिन मैं HCL में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ये भी एक फैक्टर मायने रखता है उसके बाइंग का, लेकिन यहाँ वो सीन नहीं था। बट आप अभी एक तरह से फुल टाइम बट सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर पार्ट टाइम ही हूँ। नहीं, पार्ट टाइम में भी जो भी करते हो आप वो ऑप्शन सेलिंग पे ही ध्यान है, ट्रेडिंग। हाँ, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा कंफर्टेबल, जिसमें मेरी 30% में आप कह सकते हैं कि 10 to 15% ही ट्रेड्स होती हैं जिनमें SL जाता है। बाकी की 10 to 15% ऐसी होती है जिसमें 0 MTM पे कट जाती है, जो आप काट ही देते, खुद ही काट देता हूँ, या मैं उसको कुछ एडजस्टमेंट कर देता हूँ इस लेवल पे। जैसे आज का ही एग्जांपल ले लीजिए, परसों बंद हुई थी, 44,500 पे खुलनी थी, 44,700 खुली, मार्केट 900 गई। वहाँ मैंने पिछले वीक की ट्रेड्स कट की अपनी 2.3 के प्रॉफिट पे, और मैंने नई ट्रेड्स उसी लेवल पे ली 44,800 पे। मार्केट शाम होते होते ही 44,500 पे वापस बंद हुई,
आज मार्केट 4400 बन गई, 44 ही ऑलमोस्ट 44,000 ही चल रही है इस समय मार्केट। तो इस समय मेरा MTM माइनस में आया, 1% SL आया, लेकिन अभी पूरा वीक बाकी है। अभी तो हाँ शुरुआत हुआ है। तो मैं इस ट्रेड को काटने में मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी प्रीमियम्स हैं मार्केट में, तो मैंने उसको एडजस्टमेंट किया। अगर ये SL मेरा मंडे बनेगा या ट्यूसडे बनेगा तो मैं इसको काट दूंगा, फिर मैं बाकी 3 दिन इसको ट्रेड नहीं करूँगा। कोई और ट्रेड मुझे मिलेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा बाकी के 2-3 दिन। फिर मैं दिन का वेट करते हो या परसेंटेज का, कि इतना परसेंट हो गया तो काटूंगा, या मैं इतने दिन तक मैं गैप लेके चलता हूँ कि मुझे इतनी रेंज कम से कम चाहिए, 2000 पॉइंट्स की, 2200 1900 पॉइंट्स की रेंज चाहिए, उसमें मुझे इतना प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर मुझे उतना प्रीमियम मिल रहा है तो मैं वो ट्रेड लूँगा, नहीं मिल रहा ना तो मैं उसका एक और तरीका है, मैं उसकी रेंज को और बड़ा कर दूंगा ताकि वो ट्रेड मेरी लॉस में ना के बराबर जाए, तो वो मुझे कुछ तो एटलीस्ट वीक का दे ही जाएगी। मेरा सेटअप नहीं बना पूरी तरह से, तो मैं कुछ तो लेके ही निकलूंगा वीक का, इस तरह से कर देता हूँ फिर, अगर मुझे मेरे रेट के प्रीमियम नहीं मिलते तो। अभी आगे का क्या सीन है? कभी मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप कभी फुल टाइम ट्रेडर बनोगे, क्योंकि जब चल रहा है बढ़िया तो चलना चाहिए। जो ज्वेलरी का बिजनेस है आपका और ये, दिस कैन गो टुगेदर। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फॉर यू जी कि आप एक तरह से फुल टाइम ट्रेडर बनो, बट फिर भी कुछ है ऐसा, कुछ विजन अपने लिए सोचा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? फुल टाइम का भी है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिजनेस में अपने रिस्क में ज़िंदगी भर नहीं ले सकता। अभी आप जानते ही हो मेरे साथ क्या हुआ। करेक्ट। वो रिस्क मैं ज़िंदगी भर अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी उस समय कर सकता था, मैं सिंगल था, उसके बाद भी मैंने किया, आज भी करता हूँ, लेकिन अब मेरी फैमिली है। करेक्ट। मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। उस समय तो सिर्फ मदर थी, क्योंकि सिस्टर्स की शादी कर दी, मैं अकेला, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज फ़र्क पड़ता है। मेरा बेटा है, छोटा था। Really? हाँ, और वाइफ है, फिर मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी अकेले हैं, मतलब वो भी सिंगल ही हैं। अच्छा। कोई नहीं है अब। मतलब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो भी मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ती है। कोई भी काम हो XYZ, हालांकि वो मुझे जिम्मेदारी देते नहीं हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हाँ यार, वो अपनी तरफ से अवेलेबल रहना पड़ता है उनके लिए, कि हाँ उनके लिए मैं होना चाहिए। तो अब ये मायने रखता है, तो मैं ज़िंदगी भर तो रिस्क नहीं ले सकता। एक्चुअली हम लोग, जो हमारा बिजनेस है, ये हम लोग सबसे पहले टारगेट पे रहते हैं इस तरह के लोगों के। करेक्ट। तो वो चीज़ है, थोड़ा कोशिश करेंगे 5 साल 10 साल। कभी बड़े शहर में मूव होने का सोचा? हाँ, ये भी सोचा है, हो सकता है कभी। मतलब सेविंग के नाम पे भी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था, वो बहुत ज्वेलरी बिजनेस जरूर है, लेकिन वो बिजनेस आज भी गांव में इस वजह से है क्योंकि बहुत कम कैपिटल पे स्टार्ट कर सकते हो आप। गांव में इतनी कैपिटल नहीं है कि आप शहर में कम्पीट कर पाओ, इसलिए वो गांव में काम किया था पापा ने, और वही बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, वहीं से ही शुरुआत की। लेकिन अभी उम्मीद है कि फ्यूचर और भी अच्छा होगा। नहीं, उम्मीद क्यों, पक्की पूरी विशेष है, एंड आई होप काम तो कर रहे हैं उसके लिए, बाकी सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, बट अपनी तरफ से अपन कोशिश कर सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, That is the only thing. पूरी कोशिश है इस मामले में। मैंने एक ही चीज़ बचपन में सीखी कि जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो। मैं एजुकेशन में था, जब तक था बहुत अच्छा था, हालांकि था नहीं था वो तो डिसाइड करने वाले कोई और है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा था। अभी मेरे कजिन है, मेरे दोस्त हैं, कुछ को अब पता चल गया कि मैं प्रॉपरली करता हूँ ट्रेडिंग, पैसे कमा रहा हूँ मैं, तो वो मुझसे पूछते हैं, टिप्स मांगते हैं कि भाई कुछ बता दे क्या खरीदना है। अब मैं उसको सिर्फ वो शेयर्स बता सकता हूँ कि भाई जिसमें मुझे ये डरना हो कि ये बहुत बुरा नुकसान दे सकता है, वो शेयर उन्हें बता देता हूँ और बोल देता हूँ कि इसको होल्ड करना है, इतने टाइम तक होल्ड करना है। लेकिन वो शेयर 5% बढ़ेगा, भैया बेच दूँ कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगा। अगले दिन फिर भैया आज और 2% बढ़ गया, आज बेच दूँ। अरे यार, अब जब वो कंटिन्यू मुझसे हर दूसरे दिन चौथे दिन ये सवाल करेगा तो एक ना एक दिन मेरे मुंह से निकल जाएगा, भाई बेच दे, मेरे से सवाल पूछना बंद कर बस। अब रिसेंटली एग्जांपल है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 500 रुपये की मेरी खुद की बाइंग है, उसी रेट पे मैंने किसी को बाई कराई, अब उसको छोड़िए किसको, बाइंग कराई, वो 600 पहुँचा होगा। अब वो रोज़ मुझे फ़ोन करता है, भैया क्या करूँ,
भैया क्या करूँ, मैंने कहा होल्ड कर, अभी ये बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ मिलेगा इसमें, होल्ड कर। 600 650 पे बेच के बाहर आ गया, हम 1500 तक होल्ड करे बैठे हैं अभी तक, और अभी मंथली कुछ 3 या 4 महीने हुए होंगे। और किसी को बता भी लो चल बेच पेशेंस दे, नहीं होती लोगों में। किसी को बता भी दे कि चल बेच दे, वो कहता है यार आपने तो कहा था बेच दे, अभी ऊपर जा रहे हैं। अब जब रोज सेम क्वेश्चन पूछेगा तो अल्टीमेटली मुझसे ये कहलवाना चाह रहा है कि भैया तुम एक बार कह दो कि मैं बेच दूं तो मैं बेच दूंगा, नहीं तो मैं उससे ये बोल दूंगा कि तूने मुझसे बिना पूछे क्यों बेचा। दुनिया की कहानी यही है। दुनिया की कहानी यही है। प्रॉफिट आता है 2% का तो वो कंफर्टेबल है, लॉस 20% जा रहा है उसमें भी वो कंफर्टेबल है। कोई नहीं, 2% में वहाँ बुक कर लेंगे, 20% यहाँ चल रहा है तो भी बुक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच राहुल, अमेजिंग टू नो योर स्टोरी एंड अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपकी स्टोरी से जहाँ से आप आ रहे हो एंड जहाँ पे पहुँच रहे हो, गॉड ब्लेस, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत काफ़ी लोग सीखेंगे भी।